हम लोग का हिस्ट्री क्लास चल रहा है और हिस्ट्री क्लास में हम लोग कुषाण वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। किस वंश के बारे में पढ़ रहे हैं? कुषाण वंश। जैसा कुषाण वंश की कुछ कल क्लास में हो चुकी थी, जिनका क्लास छूट गया है पीछे के वीडियो में अवेलेबल है, देख लीजिएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कुषाण लोग वास्तव में एक कबीलाई थे। ठीक है, इन लोगों ने एक कबीला के रूप में आकर के भारत में बसे अलग अलग जगह पर। ठीक, उसी एक कबीले में एक वंश जो स्थापित किया गया 5 वंश में, उसमें एक वंश स्थापित किया जिस वंश का नाम क्या पड़ा? कुषाण वंश। कौन सा वंश पड़ा? तो कुषाण वंश जब भारत में आए तो जैसा कि आपने जाने थे, इस वंश का कोई स्थापित करने वाला होगा। तो कुषाण वंश का जो स्थापित करने वाले जो व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम क्या था? कुजुल कड़फिसेस। क्या नाम था? कुजुल कड़फिसेस। ठीक, उसके बाद उस वंश को आगे बढ़ाने वाले जो व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम क्या था? विम कड़फिसेस। तो भारत में जब कुजुल कड़फिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की, तो उन्होंने अपने साम्राज्य को चलाया, जिसकी वजह से सबसे पहले इन्होंने अपनी राजधानी को जो डिसाइड किया, कहां डिसाइड किया? पेशावर में। कहां डिसाइड किया? पेशावर में। फिर उसके बाद, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वो जो होता था भारत के रास्ते अफगानिस्तान गंधार होते हुए वो भारत के रास्ते में प्रवेश करते थे पाकिस्तान होते हुए। तो जब वो पाकिस्तान में रहे तो भारत पहले पाकिस्तान का अंग था। तो कुषाणों ने सबसे पहले अपनी राजधानी जो डिसाइड की, पेशावर में डिसाइड की। उसके बाद आगे चल के जब भारत में आए तो उनका जो प्रमाण मिले हैं, तो उन्होंने अपने स्थापना कहां की? राजधानी बनाई मथुरा। कहां बनाए? मथुरा स्थापित की। तो कुषाण का जो पहला शासक था जिसका नाम था कुजुल कड़फिसेस, तो उसने अपने समय में किसके सिक्के जारी किए थे? चांदी का कि तांबा का? तांबा का। जैसा कि आपकी चार्ट में लिख दिए गए हैं कि कुजुल कड़फिसेस जो इस वंश का संस्थापक माना जाता है, इसने अपने समय में तांबे के सिक्के को जारी किए थे। लेकिन आगे चल के जो इनका पुत्र बना विम कड़फिसेस, उन्होंने अपने समय में सोने के सिक्के जारी किए थे। किसके सिक्के जारी किए थे? और ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि इनके समय में जो सोने के सिक्के चलाए गए थे, गुप्त काल में जो सोने के सिक्के चलाने के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि इसके बाद वही वंश आएगा, उससे अधिक उच्च कोटि का हुआ करता था। ठीक है, वही लिखा। फिर उसके बाद विम कड़फिसेस के बाद जिसका शासन चालू होगा वो कुषाण का चालू होगा। किसका? सॉरी, कनिष्क का। किसका चालू होगा? कनिष्क का, जिसे आपका टाइटल दिया गया है कनिष्क प्रथम। क्यों? आगे चल के और भी उनके जितने भी वंशज हुए उनका भी नाम कनिष्क पर रखा गया। इसीलिए जो पहला नामकरण आता है कनिष्क प्रथम, इसी को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसलिए माना जाता है, स्थापना तो यही किए थे, लेकिन इस साम्राज्य का जो विस्तार हुआ इसने शासन काल में पूरा सबसे ज्यादा साम्राज्य का डेवलप जो करने वाले कुषाण वंश में जो शासक बने थे, वो बने थे कनिष्क प्रथम। कौन बने थे? प्रथम। और इस वंश का जो आपका कुषाण वंश का जो अंतिम शासक बनेगा, वो कौन बनेगा? वासुदेव द्वितीय। क्या बनेगा? वासुदेव द्वितीय। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है कनिष्क, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, और बाकी सभी जहां इंपॉर्टेंट रहेगा उसकी बात करेंगे। तो चलिए कक्षाएं देखी जाए। तो जैसा कि मान लिया हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज के बारे में, एक बार रिमाइंड कर लीजिए कि कुजुल कड़फिसेस जब भारत में अपने वंश की स्थापना किया, तो भारत में कब से कब तक माना जाता है उसका समय? बोलो। 1500 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी, सॉरी 15 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी। अब ईसा पूर्व नहीं, क्योंकि ये ईसा मसीह के बाद का है। क्योंकि आपको इससे पहले बता दिए थे कि पहले के समय में ही ईसाई पादरी भारत आ चुके थे, और वो पहला ईसाई पादरी था। तो ईसाई पादरी कब बनेगा? जब ईसा मसीह का जन्म हो चुका है। तो इसीलिए अब जो शासन चालू होगा ईसा पूर्व नहीं, ईसा पूर्व के पहले, बाद, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो इसीलिए अब उसको दर्शाएंगे हम लोग किससे? ईस्वी से, जो अभी हम लोग का समय चल रहा है। जैसे 2024 ईस्वी नहीं लिखते हैं, ईसा पूर्व लिखते हैं, लिख दीजिएगा ईसा पूर्व, चल जाएगा पीछे एकदम। ठीक है, तो कुजुल कड़फिसेस का जो शासन काल माना जाता है वो कब से कब तक माना जाता है? 15 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी। तो जैसा कि माना जाता है कि भारत में सर्वप्रथम कुषाण वंश की जो स्थापना किए वो कुजुल कड़फिसेस किया जाता है, जिसे इसके दूसरी भाषा में भी कहा जाता है कड़फिसेस प्रथम। तो प्रथम क्यों बोला गया? क्योंकि पहला व्यक्ति था। ठीक है, और नामक जो कुषाण शासक ने आक्रमण कर
पश्चिमोत्तर, क्योंकि आपको कल बता दिए थे कोई भी शासक भारत में आक्रमण करते थे तो यही आपका जो होता था नॉर्थ वेस्ट, पश्चिमोत्तर वाला भाग से ही घुसता था। बात मानता था, इन्होंने भी आक्रमण किया और वहां पर इन्होंने अपने जब आक्रमण करने के बाद जब अपनी राजधानी बनाई तो सबसे पहले कौन सा सिक्का जारी किया? तांबे का। ठीक है, बोला गया उसने रोमन सिक्के की नकल, मतलब तांबा सिक्का जो जारी करने की परंपरा जो इन्होंने चलाई, ये किसी की कॉपी की थी और वो कॉपी कहां से किया था? रोमन साम्राज्य का जो सिक्का चलता था वहां का, उसके सिक्के की नकल पर यहां पर उसी प्रकार के तांबे के सिक्के को ढलवाया गया। जैसे होता है ना भारत में नकली नोट, बोले था नकली नोट, नकली नोट रखने का मतलब क्या है? भारत में जो रुपया चलता है उसी का डुप्लीकेट कोई करता है, उसी कहा जाता है नकली नोट कहा जाता है। तो उसी कारण से यही हुआ कि रोमन सिक्के वहां जो चलते थे उसी का कॉपी तैयार किया गया और भारत में तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे? कोजुल कॉडफिसेस। तो उसने कौन सा सिक्का जारी किया था? तांबे का। और इसी वजह से उन्हें एक उपाधि मिली जिस उपाधि का नाम था महाराजा धीराज। कौन सा उपाधि मिला? महाराजा धीराज। तो आपसे पूछा जाएगा कुजुल कॉडफिसेस को कौन सी उपाधि मिली थी, तो उस उपाधि का क्या बोलेंगे? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज किसको उपाधि मिला था? कुजुल कॉडफिसेस, क्योंकि इस वंश का संस्थापक माना जाता है। किस वंश का संस्थापक? कुषाण वंश। बोलते नहीं, किस वंश का? कुषाण वंश। आगे इसके बाद आगे चल के जो शासन करने वाले थे इसका बेटा था, तो इसका बेटा कुजुल कॉडफिसेस के पुत्र का जो नाम था, क्या नाम था? वीम कॉडफिसेस। तो वीम कॉडफिसेस का जो शासन काल जो माना जाता है 65 ईस्वी से लेकर के 78 ईस्वी तक। कब से कब तक? 78। तो ये जो काम किए उससे भी ज्यादा अच्छा सा है। तो कुजुल कॉडफिसेस की मृत्यु के बाद वीम कॉडफिसेस ने, जिसे कॉडफिसेस द्वितीय भी कहते हैं, तो दूसरा पुत्र था, तो इन्होंने सिंहासन पर बैठा और इसका प्रमाण जो बोलता है चीनी ग्रंथ, क्योंकि ये लोग मूल रूप से चीन के ही थे निवासी कबीलाए, तो माना जाता है चीनी ग्रंथ जिसका नाम है हाउ सू। क्या नाम है? सू से ज्ञात होता है कि उसने तियनचू पर विजय की और वहां पर एक सेनापति को अपना अधिकार किया। क्यों? इसका कहानी बहुत सारा, देखो ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, क्योंकि जो भी ये लोग भी जो आया था ना बैक्ट्रिया से होते हुए भारत में प्रवेश किया था, तो चीन में भी बहुत सारे शासक हुआ करते थे, तो उन लोग से लड़ा, तो लड़ने के बाद इन लोग को पराजित किया, तो ये लोग भागाया गया चीन से। ये जो कबीलाएं जो थे यूची जाची जो था, इसको चीन के वहां का जो शासक था इसको वहां से भगा दिया, तो भगा दिया तो फिर आके वो लोग बैक्ट्रिया में आया, तो बैक्ट्रिया में जो शासन करता था फिर वहां पर इसको भगाया, तो बोला भागते भागते क्या आएगा, कहीं आई भी करेगा। तो इन्होंने बोला ठीक है अब हम लोग का सुरक्षित जोन किधर बढ़ता है? भारत, क्योंकि भारत में कमजोर शासक था, तो फिर भारत में एंट्री किया। तो जब ये इसका जब पेटा बता भीम कॉडफिसेस, तो फिर जिसमें हारा था जिससे, फिर उस पर आक्रमण किया और वहां पर चीन के उस साम्राज्य को जीत लिया। और जीतने के बाद वीम कॉडफिसेस जो था वहां पर क्या किया? वहां अपना शासक जो सौंप दिया, अपना सेनापति को नियुक्त कर दिया, क्योंकि हर शासक का कहां था? मगध पर शासन करना था। ठीक है, तो इसका जो प्रमाण मिलता है, इसका प्रमाण मिलता है किस ग्रंथ से मिलता है? हाउ सू। हाउ सूज नहीं, कौन सा सू? सू। सू माने क्या होता है इंग्लिश में? हाँ ठीक है, तो अपने सेनापति, तो वहां पर एक सेनापति को शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया। ठीक है, इसके बाद वीम कॉडफिसेस का जो अगला कार्यक्रम हुआ, बोला गया इसने सिंधु नदी के पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। तो तक्षशिला कहां पड़ता था? गंधार क्षेत्र में। ठीक है, और पंजाब प्रांत, क्योंकि रास्ता भारत में एंट्री करने का वही है, पंजाब और सिंध प्रांत। तो बोला गया सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो भारत में अगर बोला जाएगा कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक, तो किसको मानेंगे? वीम कॉडफिसेस। कौन कॉडफिसेस? वीम कॉडफिसेस को। और इसने सोने और चांदी के सिक्के चलाए, लेकिन इतिहासकारों का मानना है इन्होंने चांदी से ज्यादा किस सिक्के को चलाए थे? सोने के सिक्के। उसने सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि और दूसरी और कौन सा लिपि अंकित कराया था?
और खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? दायां से बायां लिखा जाता है। ठीक है। इनके सिक्कों पर शिव की आकृति, कल बोले थे, नंदी, बैल और त्रिशूल के प्रमाण मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जो कुषाण शासक थे ये वास्तव में शैव धर्म को मानते थे। शैव धर्म, और शैव धर्म मानने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो शिव के उपासक होते हैं। और जो शिव के उपासक होंगे तो शिव का क्या साइन है? त्रिशूल, नंदी, बैल, यही प्रमाण है। तो इसीलिए ये प्रमाण देखने को मिलता, देखो नीचे लिखा भी होगा, वो शैव धर्म में आस्था के द्योतक थे और उसे महेश्वर की इसीलिए उपाधि मिली थी। तो महेश्वर क्या शिव का ही एक नाम है, पर्यायवाची शब्द। ठीक है। तो इसका प्रमाण कैसे मिलता है? क्योंकि जो उन्होंने सिक्के बनाए थे उस सिक्के में क्या क्या आकृति थी अंकित? बोलो। नंदी, बैल की आकृति थी, त्रिशूल की आकृति देखने को मिलता है। तो ये जो सिक्के जारी किए थे किसने जारी किए थे? विम कड़फिसेस। और विम कड़फिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक भारत में माना जाता है, जिसने अपने साम्राज्य को फैलाया था। यही वजह है कि भारत में इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी स्थापित की थी। और वो दूसरी राजधानी कहां स्थापित की थी? मथुरा में। कहा? मथुरा में। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जो चलाने वाले का श्रेय जो जाता है, किसको जाता है? भीम कड़फिसेस को। और इस सोने और ये सिक्का चलाने का कॉपी कौन किया था? इसका पिता। इसका पिता का नाम क्या था? कोजुल कड़फिसेस। और कहा, किस देश का कॉपी किया था? रोम का। किस देश का? रोम का। जैसे आपको आइडिया कैसे आता? आइडिया कहीं कॉपी भी करते हैं, देखते होते तब ना कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए। मान लो मार्केट में ड्रेस खरीदना, अच्छा नया ड्रेस, तो आप देखे तभी ना खरीदे। तो कहीं से कहीं आइडिया आएगा कि अपने मन से खींच दिए। चलो, इसके बाद इस वंश का सबसे प्रतापी और सबसे महत्वपूर्ण शासक, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और जानने के भी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, वो किसका नाम आता है? कनिष्क। ठीक है। कनिष्क, सोचो, एक विदेशी होने के बाद भी एक ऐसा ये पहला भारत था विदेशी जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। आगे बताएंगे। ठीक है। तो बोला गया कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक जो माना जाएगा वो किसको माना जाएगा? कनिष्क। और ये कनिष्क का जो शासन काल प्रारंभ होता है वो कब से का होता है? 78 ईस्वी से लेकर के 105। तो देखो लगभग 33 साल होना चाहिए। 23 साल, सॉरी। कितना साल का शासक? 23 वर्ष तक इन्होंने भारत पर शासन किया। और इन्होंने शासन करने के क्रम में ऐसा माना जाता है इतिहासकारों को कि द्वितीय अशोक के जो नाम से जाने जाते हैं वो कनिष्क ही जाने जाते हैं। क्यों? कनिष्क ने जिस प्रकार सम्राट अशोक ने काम किए भारत में, उसी प्रकार कनिष्क ने विदेशी होने के बावजूद भारत में काम किए, अच्छे अच्छे काम किए। इसी के समय में बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया था। पढ़े ना बौद्ध संगति में? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में किया गया था? कनिष्क के समय में किया गया था। तो सोच, यही अगर पहला विदेशी जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाला और संरक्षण देने वाला का अगर नाम आएगा तो किसका नाम लेंगे? कनिष्क का। अगर बोला जाए द्वितीय अशोक के नाम से कौन जाना जाता है तो किसको बोलेंगे? कनिष्क को बोलेंगे। तो इसकी वृत्तांत हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। तो देखिए, तो बोला गया कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था कौन था? कनिष्क था। तो कनिष्क ने अच्छे अच्छे काम किए। पहला काम, इसने 78 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक किया। कब राज्याभिषेक किया? ठीक है, किया। और इस अवसर पर एक संवत जारी किया। उस संवत का नाम था शक संवत। क्या होता है? बोलेंगे सर इस शक संवत का है? तो शक संवत जारी किया, लेकिन इसको ज्यादातर फॉलो किया था कौन? शक शासकों ने। ठीक है। तो ये संवत जारी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अभी हम लोग हिंदू कैलेंडर में बोलते हैं विक्रम संवत, बताए ना विक्रम संवत। और ये कितना बार? 57 ईसा पूर्व में हुआ था, इसलिए 57 साल क्या चलता है? आगे चलता है। तो आपसे पूछा जाएगा
कि कनिष्क ने अपने जब राज्याभिषेक किया तो एक सम्मत जारी हुआ, उस सम्मत को कहते हैं शक सम्मत, और वो शक सम्मत अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में जारी किए थे। तो राज्याभिषेक उसका कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व में, इसीलिए वो 78 ईसा पूर्व में शक सम्मत जारी किए थे। सॉरी, ईस्वी ईसा पूर्व आ जा रहा, ईस्वी में, ठीक है, तो जारी किए थे। और आपका विक्रम सही क्या बोलते हैं, फिर उसका विक्रम संवत आएगा। तो विक्रम संवत कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व में, सॉरी 57 ईस्वी में। तो इसीलिए हम लोग क्या होता है, ज्यादा चलता है 57 साल। अभी का डेट से 57 साल आगे चलेगा। इतनी बात समझ में आई? तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा शक संवत जारी करने वाले शासक का नाम क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? किस उपलक्ष्य में जारी किए थे? अपने राज्याभिषेक में। कहां पर इनका राज्याभिषेक हुआ था? भारत में। कहां हुआ था? भारत में। इनका शासनकाल कब से कब तक? 78 ईस्वी से लेकर 105। कितने वर्षों का शासन था? सही भूलिएगा नहीं, बहादुर बच्चे। हाँ बोलो। हाँ, तो ये आगे पीछे डेट दे दिया, लेकिन इसका कहीं कहीं 23 देख रहे हैं, कहीं 37 दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन इनका 23 से 27 ही दिखा रहा है, आगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। गलत वहां लिखा गया होगा। तो चलो, इसके बाद इससे अपनी राजनीतिक राजधानी कहां पर डिसाइड की थी इन्होंने भी? पेशावर को बनाया। जबकि सांस्कृतिक राजधानी कहां डिसाइड किया? देखो, मतलब इन्होंने क्या राजधानी बनाया? पेशावर में। राजनीतिक, राजनीतिक मतलब प्रशासनिक व्यवस्था के। और सांस्कृतिक राजधानी जब बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? तक्षशिला काहे फेमस था? शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था वो। बाद में उन्होंने सांस्कृतिक राजधानी कहां पर ट्रांसफर कर दिया? मथुरा, ठीक है। तक्षशिला में कौन था आचार्य? भाष्य में कनिष्क ने आगे चल के पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। सबका सपना है मगधे पर जाने का, जैसे अभी सपना सबको दिल्ली जाने का। विद्यार्थी लोग बोलते हैं कहाँ पढ़ेंगे? दिल्ली में पढ़ेंगे, तब वहां से लेकर के एकदम नॉलेज उलेज आएंगे, है ना। तब वो जब डिजिटल इंडिया होता, ये लोग अभी डिजिटल इंडिया रहता तो अपने जगह से शासन करता। इतना पढ़ना पड़ता हिस्ट्री नहीं, मैं कहाँ दरकार है, चलो हम चीन में यूची में वहीं से करेंगे कंट्रोल। चलो ठीक। तो इन्होंने आपसे पूछा जाएगा कि कनिष्क ने प्रारंभ में अपनी राजनीतिक राजधानी कहां बनाई थी? बोले में इतना लेट होता है, अभी भुला गए। प्रारंभ में कनिष्क ने अपनी राजनीतिक राजधानी कहां बनाई थी? पेशावर। और सांस्कृतिक राजधानी बाद में तक्षशिला से कहां ट्रांसफर किए? आई मथुरा पड़ता कहां है? भारत में। कौन सा राज्य में? यूपी में। क्यों नहीं जानते हैं? अब हुआ, अब तो यूपी में प्रवेश। अब यूपी से टारगेट होगा इसका मगध साम्राज्य। तो बोला गया पेशाब बना लिया। उसके बाद कनिष्क का डिसाइड किया कि अब इधर से काम नहीं चलेगा, हमको करना है मगध पर शासन। बहुत नाम मगध का सुने, तो बोले चलो आक्रमण किया जाए। तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर जब आक्रमण किया तो उस समय बौद्ध साम्राज्य का ज्यादा धर्म का प्रचार हो रहा था। क्यों? क्योंकि मगध पर उस समय क्या था? मौर्य साम्राज्य ज्यादा बौद्ध अनुयायी चल रहे थे। तो आक्रमण किया तो देखो वहां से वो काका उठा कर लेकर के आ गए। बोला गया महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र। तो देखो उस समय बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा क्या माना जाता? भगवान गौतम बुद्ध माना जाता था। तो अपने साथ गौतम बुद्ध का एक भिक्षा जो पात्र में वो मांगते थे उसको उठा करके लेकर के आए। साथ में बौद्ध धर्म का उस समय का सबसे फेमस एक अनुयायी था, उसको भी पकड़ के लेके चला गया, जिसका नाम था अश्वघोष। क्या नाम था? अश्वघोष। और आगे चल के जो बौद्ध धर्म के जो कनिष्क को शिक्षा देगा यही अश्वघोष देगा। तब बोला मगध में कोई काम नहीं, चलो मेरे साथ। बोले जान बचाने के चलिए। तो वही लिखा गया है कि वो प्रारंभ में जब मगध पर मतलब पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तो गौतम बुद्ध का भिक्षु पात्र और दार्शनिक जो थे अश्वघोष को अपने साथ लेकर चला गया और उसकी हत्या नहीं की। बोला चलो मेरे राज दरबार में रहना है। और उसे वहां क्या घोषित कर दिया? राज कवि घोषित किया। क्या घोषित किया? राज कवि घोषित कर दिया गया। और आगे चल के इसी से शिक्षा भी लेंगे। तो बोला गया कनिष्क विद्वान आगे चल के जो थे पार्स के कहने पर
कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क। और ये किसके कहने पर किए थे? पार्ट्स। तो वही कहां पर आयोजन किया गया था? कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ, जो प्रथम सदी मतलब समझते हैं ना, 102 ईसा पूर्व में करवाया गया। और बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 पद नियुक्त किए गए। जो अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया? वसुमित्र को। और उपाध्यक्ष पद किसको बना दिया? अश्वघोष कौन था? राजकवि से पहले वो दार्शनिक था। तो बोला गुरुदेव आपको टेंशन नहीं लीजिए, हम मारेंगे उरेंगे नहीं, चलिए आपको एक पोस्ट देते हैं। तो बोला अध्यक्ष तो बन गया वसुमित्र, तो उपाध्यक्ष भी तो अपना पार्टी को बनाया जाता है ना, अलग अलग बनाएगा तो कंट्रोल कैसे करेंगे? तो उसको बनाया, किसको बनाया? अश्वघोष को। और इस सम्मेलन में ही बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था। कितने भाग में? 2 भाग। तब बौद्ध धर्म में आप लोग पढ़ चुके थे, कौन कौन भाग में बटा था? हीनयान और महायान। तो कनिष्क जो मानने वाला था वो महायान। क्यों मानता था महायान? महायान था जो आपको बताए थे कि बौद्ध धर्म में कि वो मॉडर्न टेक्निक, शिक्षा का तकनीक पर आधारित था। और हीनयान जो गौतम बुद्ध द्वारा जो नियम कानून बनाए गए थे, उस नियम कानून में कोई परिवर्तन नहीं था, उसी को कहा जाता था क्या? हीनयान। और महायान मतलब मॉडिफाइड, चेंज करके। तो इसीलिए कनिष्क ने माना, क्योंकि हीनयान अगर मानता, हीनयान मानता तो उसको क्या था? सोने का आभूषण और तरह तरह का छूट नहीं मिलती थी। लेकिन महायान में सब तरह का छूट है, मतलब आप भी रखे महायान। तो अभी जितने भी संप्रदाय मानने वाले हैं बौद्ध धर्म के, जितने भी विदेश में, चीन में, जहां जहां, वो सब मानने वाले महायान वाले हैं। हीनयान बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो वही लिखा गया है, कनिष्क जो होता है महायान शाखा को मानता था। मानने का वजह यह था कि महायान बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी, जिसमें सोने की आभूषण और हर तरह का मांस मछली खाने का छूट मिला हुआ था। राजा था, आज चीन का आया था, तो चीन का आदमी तो अभी सुनने में आया जिंदे खा जाता है सब चीज, है ना। इंडिया लोग भी देख देख के चाउमिंग शब्द का है चीन का। इतना उठाएगा 4 फीट लंबा। 4 फीट लंबा होगा? नहीं होगा। 2 फीट तो लंबा हो ही जाएगा, नहीं होगा इतना, एक बड़ा हाथ का। ऐसे जाएगा, ऐसे जाके चम्मच भी रहता है, कौन सा? चाइनीज चम्मच, कांटा नहीं, कांटा वाला से नहीं खाया जाता है, इसे डंटा दूगो, वो डंटा से। हाँ, चॉप स्टिक नहीं, नामो है चॉप स्टिक, आलू चॉप स्टिक, उसका नामकरण कर दो। तो कैसे खाएगा? डंटा से आएगा तो सबसे नीचे ही गिर जाएगा। खिलाएगा इंडियन लोग टेक्निक ना, तो चाउमिंग टेक्निक। हाँ, हिंदी क्या, हिंदी चीनी भाई भाई बोलते ना डायलॉग। तो सोचो चाइना का, तो इसीलिए बोला जाता है चाइना। और कोरोना भी चाइना से आया था, पता है ना। अभी भी उसके साथ ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट का बहुत सारा वायरस रखा हुआ है। क्या कर पाया दुनिया? कुछ कर पाया चाइना पर? बोला कि चाइना के ऊपर हम बैन लगाए करेंगे, वो महाशक्ति जानबे करता है। ठीक है, तो यही बात है। तो आइए, हम लोग चाइना के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में जब जाएंगे तो वहां देखेंगे। तो बताया गया, तो कनिष्क किस संप्रदाय को मानने वाले थे? महायान। ठीक है, क्योंकि यह चाउमिंग उमिंग खाना खाता था, तो बोला छूट जाएगा इंडिया में, कैसे खाएंगे हम लोग? तो बोला भाई हम ऐसा धर्म को मानेंगे जो सब बंदिश नहीं रहे। आप लोग वही स्टाइल में, सर हम ऐसे पढ़ाई करना चाहते हैं कि जो बिना पढ़े टेंशन हुए नौकरी हो जाए, अब बिना पढ़े नौकरी हो जाए। अब उस तरह का तो इंडिया में अभी कोई सिस्टम नहीं बना हुआ जिना बिना पढ़े नौकरी हो जाए। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? आइए, इसमें सबसे इस लाइन का इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? चौथा। ठीक है, चतुर्थ बोलिए, फोर्थ बोलिए, जो भी। कहां पर आयोजन किया गया था? कश्मीर के कुंडल वन में। चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? अश्वघोष। अश्वघोष कौन था कनिष्क के समय में? राजकवि। और किसके समय में या किसके शासन काल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था? कनिष्क। कौन कौन सा धर्म में? हीनयान और महायान। कनिष्क किस धर्म को मानने वाले अनुयायी थे? महायान। ठीक है, आगे आओ। कनिष्क के प्रयास से ही बौद्ध धर्म में महायान शाखा का प्रचार
मध्य एशिया और चाइना में हुआ। काहे किया चाइना में? वो चाइने से आया था, चाइने से उसको वो ऐसे नहीं आए कबीला, उसको खदेड़ के भगाया था यूची जाति को। वो यूची जाति चाइना का शासक वहां से भगाया, फिर भागते भागते आया कहा, बैटरी आया, फिर मध्य एशिया में वहां से भगाया, तब रास्ते में कोई रास्ता नहीं मिला, तब भारत आया। सोचो, ठीक है। तो जब इन्होंने प्रचार कराया, और कनिष्क जो था कोई साधारण आदमी नहीं था, इसीलिए बोला जाता है अशोक का द्वितीय अशोक, उसके दरबार में अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने स्थान दिया। उसी में नाम आता है कौन किसका? पार्श्व, वसुमित्र, वस्वघोष, नागार्जुन, चरक विद्वान लोगों को स्थान दिया। अब कौन कौन थे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में भी समझिए। अश्वघोष ने किसकी रचना की? बुद्ध चरित्र। तो यही ना शिक्षा दिया बौद्ध धर्म का। बुद्ध चरित्र के बारे में क्या है बौद्ध धर्म, कैसे आप काहे मंगलम में पढ़ने आए, कैसे पढ़ेंगे कि जल्दी नौकरी होगा, तभी तो आए, और नहीं बताएंगे पढ़ने आइएगा, कभी नहीं आइएगा। चरक को बोला जाता है चरक संहिता का रचयिता। तो चरक संहिता एक पुस्तक है, उसके रचयिता किसे माना जाता है? चरक को, जिसको बोला जाता है डॉक्टर था, बहुत फेमस डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद नागार्जुन, हाँ बोलो, कोई बोला है? उसके बाद जो नागा अर्जुन ने क्या बोला गया? माध्यमिक सूत्र और सापेक्षता का सिद्धांत। तो आगे चल के सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, कौन दिए थे? आइंस्टीन ने दिया है, E इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है। सोचो ये हम लोग पढ़ते हैं अभी, और पहले डेवलप कर दिए थे। कितना इंटेलिजेंट था भारत। लेकिन आज का हम लोग का उन लोग का वंशज हम लोग क्या है? नीलबट्टा सन्नाटा। फिजिक्स का नामे से 100 कोस दूर, केमिस्ट्री का नामे से 200 कोस दूर, किसी तरह घीस तीर के पास हो जाए सर वही बढ़िया है। सोचो कितना साल पहले डेवलप हो चुका था, और आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो भारत का जो आइंस्टीन कहा जाता था, किसे कहा जाता था? नागार्जुन। तो सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति नागार्जुन थे। इनका नाम नहीं जानते हैं, साइंस में ये कर लिया। नागार्जुन जो होते हैं आगे चल के बौद्ध धर्म में शून्यवाद की जानकारी दी। किसकी जानकारी दी? शून्यवाद को। और वसुमित्र नामक विद्वान ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है महाविभास सूत्र। किस पुस्तक की रचना की? महाविभास सूत्र, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म का? विश्वकोश। चरक संहिता के रचयिता चरक नामे पर है, ठीक है। और सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? नागार्जुन। बाद में किसने दिया? एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। उसके बाद महाविभास सूत्र का रचयिता किसे माना जाता है? बौद्ध धर्म में से क्या कहा जाता है? विश्वकोश। चलो, इसके बाद ये तो पूरा धनवान बनिए गया था। तब बोला गया है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासन काल में जारी किए गए। शुद्ध सोने का सिक्का मतलब समझते हैं कितना कैरेट? 24 कैरेट, क्योंकि जो सिक्का होता है ठोस होता है। तो शुद्ध सोने का जो सिक्का जारी करने वाले थे कौन थे? कनिष्क। बोला गया सोने का जारी कि इन्होंने सोने की प्राप्ति के लिए कहां भेजते थे? पाकिस्तान के हिंदू कुश पर्वत के बीच में एक जगह का नाम है अल्ताई पहाड़ियां। तो चल जाना अल्ताई पहाड़ी, वहां सोना निकलेगा, ठीक है। बारिश का दिन में लावा निकलेगा तो इकट्ठा करना। हाँ, बिहार में ही पाया जाता है, भागलपुर में सोना पाया जाता है, ठीक है। जमीन में खने का सोना। तो सोने की मिट्टी मिलती है, लैब टेस्टिंग के बाद उसका बनता है। हीरा धनबाद में मिलता है, खान में मिलेगा, काला हीरा बोलते हैं ना, ठीक। मोस्ट वेलकम, आ जाओ। ब्लैक डायमंड, तो हीरा कहाँ मिलता है? कोयला खान में ही मिलेगा, ठीक है। तो है, तो अभी झारखंड में अब्रक कहाँ मिलता है? देखे हैं कैसा उसका कलर दिखता है? बरसात का दिन में पहाड़ से पूरा आएगा, तब तैयो हम लोग पिछड़ा है, कितना चीज भरमार है बताओ। आइए, तो सोने का जब सिक्का बनाएगा तो कहीं जाएगा? बोले सर पढ़ने लिखने का दरकार कहीं, चल जा रहे हैं हम लोग। देखो कहाँ जाना पड़ेगा, पाकिस्तान कहाँ इतना कंगाल है, ये चल जाता है हिंदू कुश पर्वत, वहां से सोना वोना बटोरता है पूरा। लेकिन अभी सबसे रिच कंट्री कौन है? हाँ बोलो,
ऑयल कंट्री, जिसके अरेबियन कंट्री, जितने भी अरेबियन कंट्री उसी में है, जितना है वही का है, पूरा तेल, तेल ले जाओ फ्री का, जैसे आप पानी देते हैं फ्री का ले जाओ। और वहां तेल कैसे बिकेगा, जैसे यहाँ पानी बिकता, माने जैसे आप तेल खरीदते हैं लीटर से, वहां भी लीटर से मिलेगा। इसीलिए वहां के दो देश के लोग स्नान नहाते धोते बहुत कम है, बहुत कम है। अरेबियन कंट्री में नहाने में कितना पैसा खर्चेगा, कपड़ा का धुलाई माना जाता है ऐसा, वो लोग कपड़ा धुलाई नहीं करते हैं, यूज किए थ्रो, और कहाँ आता है इंडिया में आधा से ज्यादा कपड़ा। हाँ सस्ता जितना मिलेगा, सस्ता कपड़ा सारा अरेबियन कंट्री से आता है, क्योंकि वो लोग जितना कॉस्ट में कपड़ा धुलाएगा उससे नया कपड़ा खरीद लेगा। ठीक है, तो इसीलिए दुकान में सब फुटपाथ में सोच समझ से कपड़ा वपड़ा खरीदिएगा, ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर माना जाता है। चल ठीक है, तो देखो कहां से वह सोना मंगवाते थे, पाकिस्तान के हिंदू कुश पर्वत, उसका नाम क्या था, अल्ताई पहाड़ी। ठीक है, कनिष्क के समय में तांबे के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था, ताकनी, किस नाम से, ताकनी। और बोला गया है कि मथुरा में कनिष्क के सिक्के के एक ढेर मिले, कुछ तो प्रमाण मिलवे करेगा, जिससे कनिष्क को एक सैनिक वेशभूषा धारण किया। ये सिक्का देखने को दिखा देते था नहीं, किस तरह का सिक्का रहेगा, देखो ऐसे गोल्ड कॉइन रहेगा, और ये पूरा एकदम ड्रेस पहना हुआ रहेगा, और इस तरह का वो शासित करते हुए मिलता है, माने पूरा राजा का स्टाइल में। ठीक है, तो इसका जो प्रमाण देखने को मिला है, तो इससे पता चलता है कनिष्क के समय में सिक्के भी चला करते थे। और इसका पूर्वज सिक्का कॉपी कहां से किया था, पता चलिए कहां था, कहां से किया था, रोम से, रोम से सिक्का किया करते थे। फिर बोला गया कनिष्क बहुत इंटेलिजेंट था, जहां अपने फिर एक मार्ग को दर्शाया, कनिष्क के समय में स्थल और समुद्र मार्ग दोनों, ये बोला हम चीन से आए बहुत बहुत बुरी हालत में, तो बोला आगे चल के दो रास्ता अपनाया, एक स्थल मार्ग और दूसरा जल मार्ग। स्थल मार्ग और जल मार्ग समझते हैं ना, क्या होता है जल मार्ग, मतलब समुद्र के रास्ते, तो अगर विदेश जाना है तो समुद्र के रास्ते जाओगे तो कम पैसा लगेगा, और एरोप्लेन से जाओगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। सही में बात, इसीलिए बोलेंगे सर नाव से जाएंगे, नहीं नाव से नहीं जाएंगे, बड़ा बड़ा जहाज चलता है पानी वाला, ठीक है, उस बड़े बड़े जहाज में जाएंगे तो कम पैसा लगेगा। हाँ पूरा आनंद से समुद्र का देखते जाएंगे, लेकिन बीच में ध्यान रखिएगा सुनामी उनामी नहीं आ जाए, नहीं तो सुनामी नामी आ जाएगा तो टाइटैनिक वाला हाल हो जाएगा, पूरा पता नहीं सारे खत्म। ठीक है, तो कनिष्क ने आगे चल के कौन सा रास्ता अपनाया, दो, कौन कौन सा मार्ग डिसाइड किया, स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग। ठीक है, तो ये इतना इंटेलिजेंट था, ये बनाएगा तो ऐसे टैक्स लेगा आगे ही, बोलेगा आओ व्यापार करो, रोड टैक्स। देखो आगे, कनिष्क के समय में उत्तर भारत में बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह, और दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में सोपरा और कल्याण बंदरगाह का निर्माण कराया। अभी भी भारत में बंदरगाह का दो बड़ा केंद्र है हमारा, एक कोलकाता बंदरगाह, एक बंबई, और सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है फिर गुजरात में आता है, क्योंकि समुद्री एरिया है। तो इन्होंने भी अपने शासन काल में बंदरगाह का निर्माण कराया, जो उत्तर भारत के बंगाल में कौन सा बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, और महाराष्ट्र का सोपरा और कल्याण बंदरगाह का निर्माण कराया। निर्माण कराओ ना, बोला आओ अभी हम टैक्स लेंगे। और एगो फल का नाम सुनते हैं, नाशपाती का नाम कैसा है, कैसा लग दिखता है, हरा दिखता है। नाशपाती किसको कहते हैं पता भी नहीं आप लोग को, अभी नाशपाती का ही सीजन चल रहा है। हाँ तो उसको ऐसी खाओ, खाते हैं बहुत अजीब टाइप का लगेगा, उसका छिलका हटा के खाया जाता है। हाँ 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 ठीक है, देख लीजिएगा मार्केट में नाशपाती पीला पीला रहता है, हल्का कलर। ठीक है, तो ये जो होता है भारत में नाशपाती का जो पौधा का जो जनक माना जाता है, लाया था चीन से, कौन लाया था, कनिष्क ही लेकर के आया था। आज हम लोग आनंद मानते हैं। तो कनिष्क के समय में ही पहली बार नाशपाती की खेती की गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मानसून बोलते हैं ना, मानसून सत्र, और ये जो देने नामकरण की जो पड़ा मानसून का, ये कनिष्क के शासन में ही पड़ा। और इसका नामकरण देने वाले व्यक्ति का नाम समझिए, इसके समय में भी एक अरब नाविक आया था जिसका नाम था हिप्पालस। क्या नाम था, अरे बोलता नहीं है, क्या नाम था, हिप्पालस ने मानसून की खोज की। और मानसून एक अरबी शब्द है जिसका नाम क्या होता है अरबी में, मौसमी लिखा हुआ है, मौसम की मौसम लिखा हुआ है,
मैसीम। तो मैसीम कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है। और उस अरबी शब्द का हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? मानसून। क्या बोलते हैं? समझ में आया? मानसून बोलते हैं। कहाँ का शब्द है? कौन खोजा था? ये काहे खोजा? समुद्र मार्ग का खोज किया तभी ना। इस समुद्र का रास्ता आता था, मानसून से पड़ता था। कहा हुआ भाई? तो बोलना चालू कर दिया। क्या बोला था वो? मैसीम आया, मैसीम आया, बस मैसीम आया। तो बोले कहा है मैसीम? अरे भारत में इसको मानसून बोलते हैं, बस कोरिलेट हो गया। आप बोलिए मैसीम, हम बोलेंगे यहाँ मानसून। समझ में आया? तो मानसून के खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या नाम है? हिप्पालस। बोलती नहीं लोग, खाली सुनती है। क्या नाम है? क्या बोलते हैं? आई कौन खोजा था? अरे यही हिप्पालस जो थे, ये क्या खोजा था? और मानसून को अरब में क्या कहते हैं? तो अरब में जब बात करोगे किसी से, होबे करेंगे सऊदी अरब में, तो यहाँ जब पानी उनी पड़ेगा तो बोलिएगा मैसीम आया, मैसीम आया। वो समझ जाएंगे, अच्छा मैसीम मानसून के। हाँ, भारत में मानसून आया। खेती बाड़ी, क्योंकि भारत के लोग बहुत ज्यादा जाते हैं ना वहां पर, सऊदी अरब में जाते हैं अपने जीविका पार्जन करने के लिए, क्योंकि वहां दीनार चलता है और भारत की तुलना में उसका कीमत ज्यादा है। ठीक है? तो जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुरूप पवन के दिशा। तो मौसम ही ना बोलते हैं हम लोग, मानसून। चलो, तो यहां पर हुआ। अभी और भी है, देखो। कनिष्क के समय में अब मूर्ति कला जो निर्माण होगा, गंधार शैली का निर्माण कराया गया। ठीक है? तो बताया गया कनिष्क के शासन काल में मूर्ति कला काफी विकास हुआ, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब बौद्ध धर्म को स्वीकार करे तो बोले थे ना कि बौद्ध धर्म, किसी भी भारत में मूर्ति का जो पूजा प्रारंभ हुआ, वो किसकी मूर्ति थी? बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म का जो मूर्ति बना था वो गंधार शैली पर बना था। किस शैली पर बना था? गंधार शैली पर। तो गंधार शैली का जो जन्म देने वाला था, मूर्ति का निर्माण कराएगा, कहा कि बौद्ध धर्म मानने लग गया था। तो बोला गया कनिष्क के शासन काल में मूर्ति कला का बहुत विकास हुआ। आज भी हम लोग का चलते हैं, हिंदू धर्म में कोई भी पूजा अनुष्ठान हो तो किसी ना किसी रूप से मूर्ति का निर्माण करते हैं। मूर्ति नहीं मिला तो उसकी आकृति का पूजा करते हैं हम लोग। तो ये मान्यता अभी भी चली आ रही है। ठीक? तो बोला गया है कनिष्क ने अपनी राजधानी जो होता है पोरोसपुर के समीप विशाल, जिसका नाम है संघाराम विहार, का निर्माण कराया। विहार मतलब समझते हैं ना क्या था? बौद्ध अनुयायी लोग जहां रहा करते थे। विहार मतलब क्या होता है? रहने का निवास स्थान, जहां पर बौद्ध सन्यासी लोग रहा करते थे। जैसे अभी बोलते हैं धर्मशाला, अभी मॉडर्न टाइम में क्या बोलते हैं? होटल, लॉज। तो उस समय होटल लॉज कहाँ था? विहार रहा करता था। जगह जगह पर बनाते यात्री को ठहरने के लिए। ठीक है? तो बोला गया है कनिष्क को, अब इसकी कहानी समझो, ये इसके लिखा नहीं गया है, कल समझना है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, जो शुरू में बोले इसलिए कहा जाता है क्योंकि कनिष्क ने जैसा कि आगे चल करके बौद्ध धर्म का संरक्षण किया, और उसने पूरी तरह जिस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया, उसी प्रकार भारत में नहीं विदेशों में भी कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और उसी तरह इन्होंने बहुत सारे मूर्तियों का निर्माण कराया, अभिलेख का निर्माण कराया, और बहुत ही ज्यादा कार्य किए बौद्ध धर्म के प्रति। इसीलिए कनिष्क को अगर बोला जाए तो भारत में कौन से नाम से जाना जाता है? द्वितीय अशोक के नाम से। ठीक है? तो द्वितीय अशोक के नाम से किसे उपाधि मिला था? कनिष्क को मिला था। ठीक है? अब इसके बाद जो अगला अध्याय बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, उसको भी कल पढ़ा देंगे, थोड़ा सा बचेगा। तो यहां तक था कनिष्क का साम्राज्य के बारे में। अब इसके बाद अभी स्टोरी खत्म नहीं है, याद रखिएगा। इन्होंने जल और स्थल मार्ग बनाया। अब जल और स्थल मार्ग बनाएगा, तब बनाने के बाद क्या हुआ? इन्होंने पूरा मध्य एशिया, चाइना तक स्थल मार्ग बनाया। उसी को कहा जाता है रेशम मार्ग। अब उस रास्ते से जो भी व्यक्ति बिजनेस करेगा, अब उससे वो टैक्स लेगा। जैसे अभी हम लोग टैक्स देते हैं ना, हाईवे पर गाड़ी चलाओ टूल टैक्स, काहे देते हैं? टूल टैक्स टूल टैक्स ले लेता है सर गाड़ी वाला। हाँ, टूल टैक्स इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो हाईवे बनाया जाता है वो सेमी गवर्नमेंट का थ्रू बनाया जाता है। उसमें गवर्नमेंट आधा पैसा लगाती है और आधा पैसा प्राइवेट सेक्टर लगाती है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम जितना पैसा दे दिए, इसके बाद का जो पैसा बचेगा वो आप टैक्स के रूप में वसूलिए। तो देखोगे कि जहां से जिस रोड का पैसा वसूला जाता है वहां लिख देता है टूल टैक्स फ्री। ठीक है? और जहां पर पैसा नहीं वसूलाएगा
वहां लिखेगा टूल टैक्स जोन में आप प्रवेश कर रहे हैं। और आने वाला समय में बहुत जल्द एक नया सिस्टम इंडिया में लॉन्च होगा। अब आपकी गाड़ी जहां पर चली गई, समझो समझो, बड़ा अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। जैसे ही हाईवे पर अब आपकी गाड़ी चलेगी, अब आपका टैक्स नहीं लगेगा। जैसे हाईवे पर चली, अब जितना किलोमीटर चलिएगा उतना मीटर ऑटोमेटिक कटेगा टैक्स। जीपीएस लग जाएगा गाड़ी में आपका। जैसे हाईवे पर गाड़ी किया, टूल टैक्स एरिया में प्रवेश किया, कटने लग जाएगा पैसा। समझ में आ रही बात ना? बहुत टेक्नोलॉजी अब हाईवे पर भी और डेवलप हो रहा, बहुत जल्द मिलेगा। अब हाईवे पर भी जानते हैं क्या, ट्रेन वाला बस चलेगा। हाँ, तो ये जो जैसे ट्रक लंबी लंबी दूरी रहती है, तो हाईवे का बीच में एक 6 लाइन जो बन रहा है, जितना 8 लाइन, उसका बीच में एक ऐसी लाइन बिछेगी जिससे डीजल का खपत कम होगा। ऊपर से इस रेलवे लाइन में होता है ना तार, वो उस तरह तार जाएगा, बस आ गया बीच में, लगाया ऊपर में, चलना चालू। ठीक है, उसको बताएंगे आगे में कक्षा ही तक। धन्यवाद।